नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर के उन 2 दिनों की जिसमें पूरे देश के एयरपोर्ट पर हाय तौबा मच गई। एक ऐसी स्थिति जिसमें हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस के पहिए ठप पड़ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यह सब कुछ हो रहा था तब जब दिसंबर का महीना चल रहा था। किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कुछ और फंक्शन था, छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा था और इन सब के बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, उसके विमान रुक रहे थे। आखिर क्यों, क्या इसकी वजह है? एक आम सरल भाषा में समझने के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट में आया हूँ। हमारे साथ 2 पायलट हैं। हमारे साथ सुमित सर मौजूद हैं इधर और हमारे साथ इधर वंशिका मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक आम लेमैन की भाषा में आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से ये स्थिति आई। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बतौर पायलट भी हैं, फ्लाई भी करते हैं और इतने दिनों से देश में एविएशन सेक्टर में सब कुछ ठीक चल रहा है ऑलमोस्ट। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 4th एंड 5th को लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है? जी, ये इसी साल जून के महीने में एक एफडीटीएल का सर्कुलर आया था। हमारे जो वॉचडॉग है सिविल एविएशन की, डीजीसीए, उन्होंने एक सर्कुलर आया था एफडीटीएल से रिलेटेड। इस एफडीटीएल में क्या था, जो रेस्ट पीरियड है एक पायलट का, जब भी वो फ्लाई करता है तो उसे आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो उसी का जो घंटा है रेस्ट पीरियड का, उसको कम कर दिया गया और नाइट की लैंडिंग्स उसको भी कम कर दी गई, ताकि एक वेल रेस्टेड पायलट फ्लाई कर सके और सेफ्टी बनी रखे, क्योंकि डीजीसी का काम है सेफ्टी देखना, शेड्यूलिंग देखना। तो ये लागू हुआ, जो आप जान रहे हो कि ये दिसंबर के महीने में इसका लागू होना था और ये लागू हुआ। ये लागू होते ही इंडिगो के पायलटों में शॉर्टेज आ गई, वहाँ पे पायलट्सों की कमी आ गई। जिस रीज़न इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन इंडिगो ने किया था वो कैलकुलेशन हो नहीं पाया। उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ फ्लाइट्स होने के बाद उन पायलट्सों की एफडीटीएल ख़त्म हो गई। हम जहाज़ उड़ाते हैं सर, तो एफडीटीएल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हमारे हाथ में नहीं होती है। हमें अपनी लाइसेंस का सुरक्षा करना है खुद, ध्यान रखना है। अगर हमने उस एफडीटीएल का पालन नहीं किया तो हमारे लाइसेंस पे बात आ जाएगी। इसीलिए हर एक पायलट अपना एफडीटीएल का ध्यान खुद रखता है और वो एफडीटीएल से ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता है एज पर डीजीसी। मतलब जैसे ही 1 नवंबर से एफडीटीएल का फाइनल पोर्शन लागू हुआ, उसके बाद से फ्लाइंग आवर्स से लेकर तमाम तरह की चीज़ों के लिए एक पायलट बाध्य हो गया और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारा तो ये आवर्स है, इसके बाद हम उड़ा ही नहीं सकते। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इसी वजह से ये ऐसा इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से पहले कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुए, फिर ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुआ और इसकी वजह से एक रिपल क्रिएट हो गया, जिसके बाद हर एक फ्लाइट, जैसे लेट सपोज दिल्ली मुंबई हैदराबाद है, तो जो फ्लाइट को दिल्ली आने में डिले हुआ, उस सेम फ्लाइट को मुंबई भी जाना था, फिर उसमें डिले हुआ। फिर ऐसे होते होते वो डिले का आवर्स बढ़ता गया और जो हैदराबाद वाला जगह था वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो जिसे जिस टाइम पे वहाँ पे एयरक्राफ्ट को पहुँचना था वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया और उसकी वजह से ये रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ। रिपल इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, डोमिनो इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपके सामने एक छोटा सैंपल मौजूद है, अगर मैं दिखाना चाहूँगा सर। बिल्कुल, ज़रूर दिखाइए। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप रिपल इफेक्ट को दिखा सकते हैं। तो जैसे कुछ न्यू अगर हम इसका हटा दें तो ये पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है, ये पूरा का पूरा। तो इसी तरह से हमारा पूरा जो इंडिगो का सेटअप है, ये सारा का सारा इसी तरह से ध्वस्त हो गया। मतलब इसको हम ऐसे समझें जी कि ये पूरा एक हब मॉडल पे अगर काम करता है जी, तो जैसे कि हम फिर से इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि सपोज कीजिए कि ये एक फ्लाइट है, ठीक है जी। ये दिल्ली से चला, ये पहले मुंबई जाएगा, ये यहाँ पे मुंबई जाएगा, मुंबई से फिर ये चेन्नई जाएगा। एक बात बता रहे हैं, अगर चेन्नई में कोई प्रॉब्लम हुई तो चेन्नई को में प्रॉब्लम आई तो उसकी वजह से 2 फ्लाइट और कैंसिल हो गई और उसका इफेक्ट फिर इधर आया, फिर ये भी गिरा और इसके ऊपर से पूरा सिस्टम रिबूट। हाँ, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कुछ फ्लाइट चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि सारी फ्लाइट कैंसिल हो रखे थे। अगर आप देखो कि ये जो दो फ्लाइट्स हैं जो इससे वाद नहीं थे कि इन दोनों के ऑपरेशन से इनका कोई लेना देना नहीं था, तो ये फ्लाइट्स ऑटोमेटिकली अपने स्मूथली ऑपरेट करते रहे। और इसको टैकल करने के लिए भी इंडिगो ने कुछ सुझाव दिए, कुछ कट्स निकाले और उस वजह से इसको कोऑर्डिनेट करके इसका भी ध्यान रखा गया।
मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे सिस्टम में आपने जो देखा, इस सिस्टम में ऐसी क्या परेशानी आई कि कुछ ही चल पा रहे थे और बाद में उनको कैलिब्रेटेड वे में सब कुछ करना पड़ा? अब देखिए, जब FDTL आया तो जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट शेड्यूल थी, जैसे कि आप अगर दिन की एक फ़्लाइट देखें, अगर वही डिले हो गई क्योंकि पायलट शॉर्टेज हमको पड़ी, क्योंकि उनके पास रेस्ट पीरियड ही नहीं था बिकॉज ऑफ द न्यू रूल, तो अब एक लैंड हुई लेट, उसके बाद जो उसके बाद वाली भी फ़्लाइट थी वो भी डिले में गई। तो इसके बाद इन सबको ठीक करने के लिए कैलिब्रेटेड शेड्यूल कट के नाम से उन्होंने चीज़ निकाली कि हम कई फ़्लाइटें गिनी चुनी कैंसिल करेंगे कि हमारा पूरा सिस्टम ना ख़राब हो। उसकी वजह से क्या करा, उन्होंने कई पर्टिकुलर फ्लाइट्स ली जिनके अंदर लोग कम है, पैसेंजर्स कम है, उन्होंने वो सब कैंसिल करनी शुरू हुई। कि मान लीजिए कि किसी में अगर कोई बोइंग है 200 की कैपेसिटी है, 200 से ऊपर की कैपेसिटी है, उसमें 25% ही अगर पैसेंजर्स हैं तो उसको उन्होंने कट कर दिया ताकि जो आगे की शेड्यूल फ्लाइट्स हैं उनमें वो थोड़ा सा चेंज करे और उनको वो ठीक रास्ते पे ले जाएं। पर फिर भी क्योंकि अब इतनी फ्लाइट्स कैंसिल थी और वो हमारा चलता रहता, हमारा रिपल इफेक्ट, उस सब को बंद करने के लिए अब उन्होंने कहा कि हमको एक दिन का ब्रेक चाहिए कि हमारा सारा शेड्यूल सब कुछ रीशेड्यूल हो पाए। और वो ब्रेक उन्होंने 4th 5th को लिया, वो 4th 5th को ब्रेक लिया कि जितना भी शेड्यूलिंग है वो वापस आ पाए, हमारे पायलट्स वापस आ पाए FDTL से निकल के, और जितनी भी फ्लाइट्स चल रही है, जितने भी स्टेशंस पे चल रही हैं, वो सब ठीक तरह से चलें। मतलब आपने जो इस रिपल इफेक्ट को समझाने की कोशिश की, इसमें जैसे कि ये पूरा अगर सिस्टम को हम करें, जैसे कि ये अगर मान लीजिए पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद रीबूट करने के लिए उन्होंने एक दिन करा। क्योंकि देखिए, अगर सुबह की एक फ्लाइट डिले हो रही है तो उस हिसाब से वही जहाज़ अगर दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है तो फिर वो उस डेस्टिनेशन पे भी लेट पहुंचेगा। इन द एंड ऑफ द डे एक ना एक फ़्लाइट तो ऐसी होएगी जो कैंसिल ही होएगी। अब वो एक डेस्टिनेशन तो है नहीं, इंडिगो कर रहा है 100 डेस्टिनेशंस पे ऑपरेट, लोकली सबसे ज़्यादा मार्केट इंडिगो की है, राइट। तो अब एक डेस्टिनेशन तो इफेक्ट नहीं हुई, 100 जहाज़ इफेक्ट हुए तो उसकी मतलब 100 फ्लाइट्स इफेक्ट हुई। अब उस सब को रीशेड्यूल करने के लिए अब उनको एक दिन का रीबूट चाहिए था। मतलब कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा था इंडिगो का कि उसमें फिर वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाया। बिल्कुल यही बात है कि जब स्टेक होल्ड ही इतना है तो उस हिसाब से फिर कट भी ज़्यादा होगा। और यही चीज़ अगर दूसरे एयरलाइंस की बात देखें तो उनके पास वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, इफेक्ट उन्हें भी आया लेकिन वो उससे संभाल लिया। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी एयरलाइन से इंडिया इतनी अफेक्ट ही नहीं हो रही क्योंकि उनकी फ़्लाइट ही कम है, उनकी 1-2 फ्लाइट कट भी हो जाएगी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सेम परसेंटेज हो। 10% किसी एयरलाइन का एक जहाज़ होएगा पर 10% किसी इंडिगो का पर्टिकुलरली वही 10 से 20 जहाज़ है, मतलब 10 से 20 फ्लाइट्स, लगभग 3000 पैसेंजर्स, तो वो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट उसका आ रहा है मार्केट में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जब यह रिपल इफेक्ट हुआ तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, राइट? जी सर। इस सिस्टम को एक तरीके से, अगर आपने देखा भी होगा, जब जंगल में आग लगती है तो हम एक थोड़ी दूर पे एक जगह और आग लगा देते हैं ताकि जब तक आग फैले वहां तक पहुंचने से पहले वो रुक जाए। तो जंगल में कभी कभी आग लगाया भी जाता है ताकि उस आग को रोक लिया जाए। ये सेम चीज़ हुआ है इधर इंडिगो के साथ भी, और इंडिगो ने अच्छी तरह से मैनेज करके इसको कंट्रोल कर दिया है और सारे ऑपरेशन दोबारा नॉर्मल हो चुके हैं। 10 फरवरी तक का एक्सटेंशन मिल चुका है एयरलाइन को। 10 फरवरी के अंदर अंदर एक हायरिंग स्पीयर चलेगा अपना इंडिगो एयरलाइंस का, और एक प्लान भी बनाया गया है इंडिगो के द्वारा कि आने वाले टाइम पे, आने वाले साल में 2026 में लगभग 900 पायलट्स की हायरिंग खुद इंडिगो करेगी। ये प्लान उन्होंने DGCA को दिया है, सबमिट किया है। और इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हमारी पूरी अच्छी तरह से वॉच कर रही है इस पूरे प्रोसीजर को, ताकि इसको दोबारा से स्ट्रीमलाइन करा जा सके। इस पूरे स्ट्रीमलाइन को पूरा स्टेबलाइज करके सारे जितने पैसेंजर्स को दिक्कत हुई है उनको प्रॉपर रिफंड मिल सके, उनका पूरा ध्यान रखा जा सके। इन चीज़ों का ध्यान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन खुद भी देख रही है। DGCA कंटिन्यूअस वार्तालाप में है इंडिगो के साथ कि इस चीज़ को कैसे वो केटर कर रहे हैं, और उनको 15 दिन के हर एक 15 दिन पे उनको अपनी हायरिंग के बारे में अपडेट DGCA को सबमिट करना है। तो ये इन सारे चीज़ों से आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ दोबारा होने वाला नहीं है। और एक एविएशन सेक्टर के लिए बूम भी है क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स इंडिगो ने और भी ऑर्डर किए हैं, लगभग 550 एयरक्राफ्ट्स। तो इन सारे फ्लाइट्स पे पायलट्स चाहिए होंगे क्योंकि नया FDTL आ चुका है, तो उतने ही पायलट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये सबको केटर करने के लिए इंडिगो एक कंसोलिडेटेड प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और इंडिगो उसके साथ अच्छा कर भी रहा है। मतलब अगर हम देश में एविएशन सेक्टर के हिसाब से देखें तो उस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छी खबर है। पैसेंजर्स के लिए भी अच्छी खबर है,
जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे बहुत सारे केबिन क्रू हैं, एयर होस्टेस हैं, एएमईज हैं, पायलट्स हैं। तो ये जैसे अभी पायलट की शॉर्टेज का एक नजर आया, हमारे मिनिस्टर जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में 3000 पायलट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो नंबर्स की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं हमारे लिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमने एक महल खड़ा करने की कोशिश की है, दोबारा से इस पूरे सिस्टम को जिस हिसाब से देश में एविएशन में जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को खड़े होने में आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? जिस हिसाब से एविएशन सेक्टर देख रहा है, और अगर इंडिगो ने भी जो अपनी एक्सटेंशन मांगी है और उनको मिल भी गई है, ज़्यादा समय तो ठीक होने में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना स्टाफ इंडिगो के पास है, जितना स्टेक होल्ड है, उतना किसी और के पास है नहीं इस वक्त पे। और अगर उन्होंने अभी हायरिंग का भी निकाला है, उनके पास अभी अगर और भी पायलट्स आते हैं तो बहुत जल्दी सारा सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। मेजरली क्योंकि है कि पायलट्स को भी रेस्ट की ज़रूरत है, किसी भी प्रोफेशन में, सिर्फ पायलट्स को ही नहीं। हम तो इतना बड़ा जहाज़ उड़ा रहे हैं, पर किसी भी प्रोफेशन में एक बंदा एफिशिएंट तभी होएगा जब उसको ढंग से रेस्ट मिलेगा। सेम पायलट्स के साथ है। तो अब अगर वो ढंग से रेस्ट करेंगे और अगर पूरा सिस्टमैटिक वे में सब चलेगा तो बहुत ही जल्द सब कुछ वापस ट्रैक पे आ जाएगा। मैम, चूंकि आप खुद भी जहाज उड़ाती हैं और जो हमारा अभी नियम चल रहा है, इसमें रेस्ट में वाकई में क्या बहुत परेशानी आ रही थी, और इसका एहसास हमें तब हुआ जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ? देखिए, पहले जो बात तो 2019 से ही चल रही है इसकी। जी बिल्कुल सही बात है, बट पहले जो रेस्ट पीरियड था वो हमारा 36 आवर्स का था। उसके बाद 48 आवर्स का, अब जो नया लागू हुआ है वो हमारा 48 आवर्स का है। तो होता ये है कि जो FDTL के हिसाब से आप चल रहे हो, आप एक फ़्लाइट से आए, वो जितनी भी देर की फ़्लाइट है, उसके बाद तुमको अगर अगली फ़्लाइट पे भी जाना है तो आपके पास समय बहुत कम है। सिर्फ 12 घंटे का समय है। सिर्फ 12 घंटे का ही समय है। तो उसकी